आपका और मेरा डेफिसिट फाइनेंसिंग का बजट नहीं चल सकता, मगर देश का चल सकता है। सीधे उन्होंने अमृतकाल से जोड़ा। अमृतकाल का मतलब हो गया 2047। जब तक हमारे यहाँ कृषि में विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं हो सकता है। चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग का सहारा लिया और कहां से कहां पहुंच गया। गवर्नमेंट की एक सोच है कि खर्चा करो, बचत मत करो। ये कहां तक अच्छा है, ये मेरे हिसाब से तो अच्छा नहीं है। आपकी जेब में पैसा आएगा तो आप डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग करेंगे। इंश्योरेंस हैज टू बी ओनली फॉर द इंश्योरेंस, नॉट फॉर द सेविंग। बहुत सारे लोग परेशान हैं। बजट 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 के बारे में ही चर्चा हो रही है। तो कई सारे लोग बजट को बहुत डिफिकल्ट ले लेते हैं, कई सारे लोगों के लिए बजट बहुत आसान होता है। एक व्यक्ति थे जो कि बहुत परेशान थे क्योंकि पेट्रोल का भाव 110 रुपया हो गया था, बहुत परेशान थे। उन्होंने अपने मित्र से कहा कि यार पेट्रोल का भाव 110 रुपया हो गया, मैं तो बहुत परेशान हूं, लेकिन तेरे चेहरे पे कोई चिंता नहीं दिख रही है। तो उसने बोला क्या बात कर रहा है, पेट्रोल का भाव 110 हो गया, मैं तो कल भी पहले भी 100 रुपए का पेट्रोल भरता था, अब भी 100 रुपए का पेट्रोल भरता हूं। तो कई सारे लोगों के लिए जो है सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट होता है, कई सारे लोगों के लिए सब्जेक्ट जो है बहुत आसान होता है क्योंकि वो चिंता नहीं करते हैं। तो दोस्तों आज हम बजट के बारे में डिस्कशन बहुत ही आसान भाषा में करने वाले हैं, बहुत ही सरल भाषा में करने वाले हैं। और आसान भाषा में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में 3 पैनलिस्ट जुड़े हैं, बहुत ही आसान भाषा में वो आपसे बात करेंगे। चलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं। हमारे साथ में जुड़े हैं LIC म्यूचुअल फंड के एक्स CEO मिस्टर नीलेश साठे जी। नीलेश साठे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार। और हमारे साथ में जुड़े हैं बिमटेक इंस्टीट्यूट के एसोसिएट प्रोफेसर जो कि LIC के कंट्री हेड भी रह चुके हैं, मिस्टर मनोज पांडे जी। मनोज पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार। नमस्कार। हमारे साथ में जुड़े हैं मिस्टर कुमार गौरव जी जो कि नर्चरिंग वेल्थ इस कंपनी के फाउंडर हैं। कुमार गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुमार गौरव जी ने करीबन 12 साल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में काम भी किया है। तो साठे जी, कि बजट क्या है, सबसे पहले आप इसे समझा दीजिए। देखो, बजट कोई नई बात नहीं है। हम लोग जो है वो हर महीने में अपना बजट निकालते हैं कि भाई आमदनी कितनी होने वाली है और खर्चा कितना होने वाला है। अगर खर्चा ज्यादा होने वाला है तो कहाँ से लाएंगे, तो भाई पहले कुछ पैसे बचे हैं उसमें से लाएंगे। अगर समझो आमदनी ज्यादा है खर्चा कम है तो क्या करोगे, तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, कहीं पैसे लगाएंगे। तो ये जब देश के हिसाब से जब बजट बनता है तो उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल उसको सेटअप होना चाहिए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 112 में है। बजट बनना चाहिए, इसके बारे में प्रावधान किया हुआ है कि हर साल बजट बना के पार्लियामेंट ने उसका अप्रूवल लेना चाहिए पार्लियामेंट में, तो उस हिसाब से बजट बनता है। बजट कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। इट इज एन एस्टिमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर कि भाई हमारा खर्चा कितना होने वाला है और आमदनी कहाँ कहाँ से आने वाली है। अब ये हम और आप नहीं कर सकते कि आमदनी अट्ठन्नी खर्चा रुपया, मगर देश ये कर सकता है। अब जब खर्चे ज्यादा है आमदनी कम है तो गवर्नमेंट के पास 2 पर्याप्त ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि नोटें छापो, रिजर्व बैंक को बोल दो कि भाई डेफिसिट है, नोटें छापो, मगर उससे इन्फ्लेशन बढ़ता है, हर एक को मालूम है, महंगाई बढ़ेगी। दूसरा ऑप्शन है कि भाई वैसे ही रख दो, देखिए क्या होता है, क्योंकि कहीं से सारे आमदनी जुटाने के सारे मार्ग जो है वो खत्म हो गए, खर्चा जो है वो तो ज्यादा है, नोटें छापेंगे तो कितनी छापेंगे, अब जो बच गया वो बच गया, भाई उसको वैसे ही छोड़ दो। तो ये ऑप्शन गवर्नमेंट के पास होता है, वो आप और हमारे पास नहीं रहता। हमें तो कुछ भी करके उसको बैलेंसिंग करना पड़ता है। तो ये जो बजट का एक्सरसाइज है वो शुरू होता है बिल्कुल बहुत पहले, 7-8 महीने पहले से शुरू होता है, जब एस्टिमेट्स तैयार किए जाते हैं। हर जो मिनिस्ट्रीज होती है उनके साथ चर्चा करके भाई आपको कितना लगने वाला है अगले साल, आपके क्या प्रोजेक्ट है, कैपिटल के कितने हैं, रेवेन्यू के कितने हैं, आप कहाँ पैसा लगाना चाहते हैं, ये सारे एस्टिमेट्स हर डिपार्टमेंट देता है। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग है, इसका मतलब कुछ बुरा है ऐसी बात नहीं है। डेफिसिट फाइनेंसिंग चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये
मैंने जैसे कहा कि आपका और मेरा डेफिसिट फाइनेंसिंग का बजट नहीं चल सकता, मगर देश का चल सकता है। तो इस बार भी निर्मला जी ने जो बजट संसद में पेश किया कल, वो 5.9% का डेफिसिट फाइनेंसिंग का बजट है। सो पांडे जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, मनोज पांडे जी। और आपके मैंने और भी चैनल्स पे जो है मैंने आपके इंटरव्यूज देखे, आपने अपने बहुत अच्छे अच्छे व्यूज दिए हैं। तो अगर ओवरऑल बजट को अगर आप समझाएं पांडे जी, ओवरऑल बजट को आप समझाएं, तो क्या क्या चीजें जो है वो बजट से निकल के आती हैं, वो मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा पांडे जी। मोदी सरकार की हर चीज की पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है। तो पहला स्टेटमेंट जो निर्मला सीतारमण मैम ने कहा था, वो स्टार्टिंग जो था, वो सीधे उन्होंने अमृत काल से जोड़ा। अमृत काल का मतलब हो गया 2047। मोदी सरकार तो वहां तक तो रहेगी नहीं, कोई दूसरा बीजेपी के आएगा, कोई दूसरी पार्टी आ सकती है, लेकिन ये देश रहेगा। देश तो 2047 में अपना 100वां स्वतंत्रता दिवस तो मनाएगा, और उस समय हमें विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा होने का पूरा हक भी है, और हम उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। यानी जैसा कि सर ने बताया, जो खर्चे होते हैं और जो इनकम होती है वो रेवेन्यू एंड कैपिटल के रूप में डिवाइड किया जाता है। रेवेन्यू का मतलब है रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाले खर्चे और आने वाली आमदनी, जबकि कैपिटल ये होता है जिसको कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करते हैं। जैसे हम जो सैलरी देते हैं वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन अगर हम जब रोड बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, एयरपोर्ट बनाते हैं, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जिसका कि नतीजा आपको इसी साल में नहीं मिलने वाला है, बल्कि 2-4 साल बाद मिलना शुरू होगा। लेकिन जब मिलना शुरू होगा तो वो फिर कई सालों तक देता रहेगा। इसीलिए किसी भी विकासशील देश के लिए जो डिफिसिट फाइनेंसिंग की सर ने बात की, जो गैप है, वो गैप कोई बुरी चीज नहीं है, बशर्ते वो जो आपने गैप एक्सेस जो खर्च किया उसे लॉन्ग टर्म में आमदनी आए, ताकि उसको फुलफिल किया जा सके। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आज से 5 साल पहले मुश्किल से 2-2.5 लाख करोड़ हुआ करता था, इस बार बढ़कर के 10 लाख करोड़ रखा गया है। और अगर हम इसे पिछले ही बजट से तुलना करें तो 33.3% की बढ़ोतरी की गई है। 7.5 लाख से बढ़कर के इसको सीधे 10 लाख कर दिया गया है। हमारे देश में कृषि सबसे बड़ा इशू रहा है। जीडीपी का केवल 19-20% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन 55% जनसंख्या उसके ऊपर आधारित है। और ये दुनिया का किसी से भी आप बात करें, जब तक हमारे यहाँ कृषि में विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं हो सकता है। और कृषि का मतलब केवल धान गेहूं पैदा करना नहीं होता है, बल्कि कृषि से संबंधित जो अगल बगल की चीजें होती हैं, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज वगैरह। इसमें अच्छी बात है कि लगभग 20 लाख करोड़ का क्रेडिट की फैसिलिटी सरकार ने प्रोवाइड की है, और उसमें ये वर्ड भी लिखा हुआ है, विथ स्पेशल फोकस ऑन एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरी। जैसा कि आप जानते हैं कि जनधन योजना और आयुष्मान भारत की तरफ बहुत अच्छा काम हुआ है। आज लगभग 47-48 करोड़ अकाउंट खुल चुके हैं। इस योजना के द्वारा कम से कम 44 करोड़ लोगों ने वो 2 लाख वाला इंश्योरेंस, चाहे वो लाइफ हो या पीएफ पॉलिसी, उन्होंने ले रखा है। हेल्थ में भी 2.1, हालांकि ये बहुत ज्यादा नहीं माना जा सकता, इसमें बहुत सारे गुंजाइश है, लेकिन 2.1, ये 1.5% ऑफ जीडीपी हुआ करता था, जो बढ़ के 2.1 हुआ है। सबसे जो इंप्रूवमेंट वाली बात दिख रही है, जो कि अगेन लॉन्ग टर्म विजन से है, जो एनर्जी सेक्टर की बात आ रही है, हाइड्रोजन को आने वाले भविष्य का सबसे बड़ा ईंधन का स्रोत माना जा रहा है, वहां 35,000 करोड़ का प्रोविजन किया गया है। और ये उम्मीद की जा रही है कि मतलब अगले 5 सालों के बाद कम से कम 5 मिलियन मेट्रिक टन हम हाइड्रोजन गैस का उत्पादन कर पाएंगे, जिससे कि ट्रेन तो कम से कम चलेगी, हवाई जहाज का मुझे नहीं पता। इंफ्रास्ट्रक्चर में 50 नए एयरपोर्ट का प्रोविजन किया गया है। टूरिज्म के बारे में कम से कम 50 नए सेंटर्स को डेवलप करने की बात है। एक बनारस का जो डेवलपमेंट हुआ है, मेरा बनारस से अपना रिश्ता है, मैं वहां से पढ़ा हूँ, वहां की खबरें मिलती रहती हैं। हकीकत था कि पिछले साल बनारस में गोवा से ज्यादा टूरिस्ट आए। जैसा कि आप जानते हैं, कहीं ना कहीं कुछ क्लीनिंग ऑपरेशन भी हुए, उससे हमारे बैंक भी काफी स्ट्रांग हुए हैं। एनपीए लेवल जो कि मतलब मेरे ख्याल से मार्च 2020 में 9% के आसपास था, वो घट के अब बिलो 6 आ गया है, 5.9 आ गया है। तो कहीं ना कहीं आधारभूत संरचनाओं पे विशेष रूप से ध्यान देते हुए इस बजट में सबके लिए कुछ ना कुछ तो है, ये मेरा मानना है। रंजीत जी, साठे जी, आप हमेशा जो है वो चीजों को थोड़ा सा डिटेल में चीजों को निकालते हैं, तो क्या आप इसमें से ब्लैक चीजें निकालना चाहेंगे? खराब चीजें आपको क्या लगती है बजट में, क्या सही नहीं रही? पहली खराब चीज मुझे ये लगती है कि इंश्योरेंस एज अ मीन्स ऑफ सेविंग्स जो था, लोग बचत के हिसाब से भी बीमे की तरफ देखते थे,
वो आगे चल के थोड़ा घट जाएगा, क्योंकि 5 लाख के ऊपर अगर एनुअल प्रीमियम आप भर रहे हो एक पॉलिसी में या एक से ज्यादा पॉलिसीज में, तो वो मैच्योरिटी जो है वो टैक्स होगी। ये उसमें जब निर्मला जी ने बोला तो उसमें कहा है कि इनकम विल बी टैक्स्ड, इनकम ऑन पॉलिसीज वेयर प्रीमियम एक्सीड्स 5 लाख विल बी टैक्स्ड। ये बात साफ नहीं है कि ये इनकम यानी क्या है। 99% इनकम का मतलब ये होना चाहिए कि मैच्योरिटी प्रोसीड्स में जितने पैसे मिले उसमें से जो प्रीमियम है वो घटा के, क्योंकि प्रीमियम तो आपने दिया है, वो घटा के जितना बचेगा उस पर टैक्स लगेगा। मगर पहले इसके बारे में जो गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया है वो ये है कि मैच्योरिटी विल बी टैक्स्ड। तो खैर होपफुली दिस विल स्टैंड करेक्टेड, जो क्लैरिफिकेशन नोट्स आएंगे उसमें ये पता चलेगा। गवर्नमेंट की एक सोच है कि खर्चा करो, बचत मत करो। ये कहाँ तक अच्छा है, ये मेरे हिसाब से तो अच्छा नहीं है, क्योंकि फॉरेन में तो अब ये स्थिति आई है कि लोग सारे उधारी पे ही व्यवहार करते हैं। ये हमारे यहाँ है नहीं। हम हर बार देखते हैं हमारी आमदनी कितनी है, फिजूल के खर्चे हम कभी नहीं करते। मगर अब अगर वो आदत लग गई तो आगे चल के मुझे नहीं लगता कि ये देश के सेहत के हिसाब से अच्छा है। तो ये एक पहली बुरी बात होगी। दूसरा पॉइंट ये था कि सेक्शन 80C में ओल्ड टैक्स रिजीम जो है, गवर्नमेंट आगे चल के ओल्ड टैक्स रिजीम हटाना चाहती है। तो गवर्नमेंट का इरादा ये साफ है कि ओल्ड टैक्स रिजीम जो है उससे लोग हट के नए टैक्स रिजीम में आए। ओल्ड टैक्स रिजीम में सेविंग्स के ऊपर रिलीफ थे, एनपीएस में रिलीफ था। जो आप गवर्नमेंट ने 5 लाख की सीमा जो ओल्ड टैक्स रिजीम में है वो बढ़ा के न्यू टैक्स रिजीम के लिए 7 लाख की, मगर ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 ही लाख रखी है। दिस वाज सेकंड। थर्ड बुरा मेरे हिसाब से जो कहते हैं कि भाई गरीब और रईस के बीच का जो अंतर है वो कम यानी होना चाहिए, वो नहीं होगा। बेसिकली जो रईस है उनको भी टैक्स में जो रिलीफ दिया है, जो अभी बात हुई है कि उनका सरचार्ज जो है वो घटा के 25% पे लाया है, तो देयर वाज नो रीजन कि ये रिलीफ उनको दे। ऑन द कॉन्ट्री ये जरूरी था, हो सकता है कहीं स्टेट ड्यूटी इंट्रोड्यूस करें तो इनकी जो सारी प्रॉपर्टीज, जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज आती है उसके ऊपर कुछ गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिले। बट इट अपीयर्स दैट बीइंग गवर्नमेंट जो है हमारी, वो कुछ भी कहे तो राइट विंग गवर्नमेंट है, लेफ्ट नहीं है। तो राइट होने के कारण वो उनसे एक्सपेक्ट करना गलत है। और तीसरी एक बात जो होनी चाहिए थी वो है नहीं उसमें, कि एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर और ज्यादा जोर देने की जरूरत थी। खैर दिया है कुछ, मगर जैसे एक छोटी सी बात कि अब पीएमजेजेबी और पीएमएसबीवाई, ये जो 2 योजनाएं हैं वो काफी अच्छी है, मगर आज भी 2-5 करोड़ से ज्यादा लोग उसमें सम्मिलित नहीं है। और 2 लाख होता क्या है आज के जमाने में, तो उसको बढ़ा के 5 लाख कर देते, और उसका प्रीमियम जो 1000 रुपये साल का आता है करीबन 100 रुपये महीने का है, तो कुछ ज्यादा नहीं आएगा। और ऑप्शन दे, बट नथिंग हैज बीन डन ऑन दैट। सो कुमार गौरव जी, वैसे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पॉजिटिव बातों को हाईलाइट करें। बजट में आपको क्या पॉजिटिविटी नजर आती है वो आप हाईलाइट करिए। देखिए, जो फाइनेंशियल लिटरेसी इज गेटिंग मोर इम्पोर्टेंस। अभी असेट एलोकेशन की बातें तब होती है जब एक फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल प्लानिंग की बात की जाए। इंश्योरेंस एक असेट क्लास है और इंश्योरेंस असेट क्लास का एक परसेंटेज होता है। अगर मान लीजिए मेरी जेब में 100 रुपए हैं, तो उसका इंश्योरेंस में जो परसेंटेज रहेगा वो हो सकता है 3%, 5% इतना रहे। और इसके बाद बाकी और एसेट क्लास है, जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि म्यूचुअल फंड्स हैं, इक्विटी है, फिक्स्ड डिपॉजिट है, गोल्ड है, प्रॉपर्टी है, बॉन्ड्स हैं। ये सारे असेट क्लासेस मिला के फाइनेंशियल प्लानिंग का एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। सो अगर इसके असली ऑब्जेक्टिव के लिए, नॉट फॉर वेल्थ क्रिएशन, नॉट फॉर टैक्स सेवर, if the insurance is sold for its real objective कि आने वाले भविष्य के जो रिस्क है उसको कम किया जाए, तो फाइनली ये जो इंडस्ट्री है इसका और बेटरमेंट होगा। जैसे म्यूचुअल फंड में कभी टैक्स लगाया गया था, शुरुआती काफी हो हल्ला मचा था, मगर आपने देखा कि वो इंडस्ट्री काफी बूम पे आई, काफी ज्यादा ग्रोथ हुआ उसमें।
सो आने वाले भविष्य में इंश्योरेंस अगर असली ऑब्जेक्टिव के लिए बिकेगा, हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी ज्यादा पेनिट्रेशन पे ध्यान दें, नंबर ऑफ पॉलिसी ज्यादा बढ़ाएं, टिकट साइज पे न ध्यान देके ज्यादा एजेंटों की एक्टिवेशन पे ध्यान दे। तो ये स्ट्रैटेजी बदलने की बात है और फाइनेंशियल लिटरेसी को और बढ़ावा देने की बात। सो पांडे जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो बजट है इसका इम्पैक्ट आप इंश्योरेंस एडवाइजर को माइंड में रख के बोल दीजिए और जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है उनको दिमाग में रख के बोल दीजिए कि, या फिर ओवरऑल लोगों को दिमाग में रख के बोल दीजिए कि इसका इम्पैक्ट, अब बजट का इम्पैक्ट कैसे होगा, उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए। रंजीत जी, मैंने 30 साल पहले LIC में नौकरी से अपनी करियर की शुरुआत की थी और उस जमाने में बचत के नाम पर केवल 3 माध्यम उपलब्ध हुआ करते थे। बैंक का फिक्स डिपॉजिट था, पोस्ट ऑफिस में जो NSE KVB बिकता था और फिर LIC हुआ करता था। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। आज कस्टमर के पास बचत, जब हम बचत की बात करते हैं तो उनके पास कोई बाध्यता नहीं है कि वो इंश्योरेंस का ही रूट अपनाए। अब रही बात हमारा प्रोफेशन, अगर हम केवल बीमा बेचते हैं तो हम कहा जाए, तो शायद जरूरत इस बात की है कि हम अपने व्यवसाय के बारे में भी समझें और केवल बीमा न बेचें। बीमा के साथ साथ जो एक पूरा पैकेज प्लान होती है, जैसे इंश्योरेंस में भी जो कंसेप्ट आया हुआ IMF ना, इंश्योरेंस मार्केटिंग फॉर्म, वहां वो इंश्योरेंस IRDA ही रेगुलेट करता है, लेकिन वहां उसने ऑप्शन दे रखा है कि इंश्योरेंस के साथ साथ आप म्यूचुअल फंड, लोन, फिक्स डिपॉजिट जो बेचना चाहें आप बेचें। तो you cannot survive just as an insurance consultant. You have to be a wealth creator, wealth advisor. तो मेरा मानना है कि हम इंश्योरेंस एडवाइजर को अब वेल्थ एडवाइजर बनने की ज्यादा जरूरत है। समय सरकार का तो इंडिकेशन बिल्कुल ही क्लियर है कि इंश्योरेंस हैज टू बी ओनली फॉर द इंश्योरेंस, नॉट फॉर द सेविंग। तो हमें उसमें एडजस्ट करने की बात है, मेरा ये मानना है रंजीत जी। कुमार गौरव जी, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आपकी कोई बात रह गई बोलने वाली थी? देखिए, इस बजट में कुछ इंडिकेशन है जो स्टैट बताता है ऐसा। मान लीजिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट ने बढ़ाया है मगर बोरोइंग को उतना नहीं बढ़ाया। इसका मतलब गवर्नमेंट का डायरेक्ट रेवेन्यू कलेक्शन वगैरह हेल्दी है, अच्छा है, और दिस इज हेल्दी साइन ऑफ द इकोनॉमी। अगर गवर्नमेंट फ्रीबीज न देके, अगर इलेक्शन को ध्यान रखते हुए एक पॉपुलिस्ट बजट न बनाते हुए एक प्रो गवर्नमेंट बजट बना रही है, एक एम्पावरमेंट पे फोकस कर रही है, सो दैट शोज द विजन ऑफ द कंट्री वेयर वी आर हेडिंग इनटू। हम आने वाले वक्त में 2030 में या आने वाले 2050 में हम कहाँ पहुंचेंगे, टॉप 3 इकोनॉमीज के लीग में शामिल होने वाले हैं, इसकी जो एक्सपेक्टेशन है इसको सबल बनाता है। ये बजट ऐसा इंडिकेट कर रहा है। हमारे रेल स्ट्रक्चर, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट, हमारे कैपेक्स इन्वेस्टमेंट से होगा क्या? जॉब क्रिएट होंगी। जॉब क्रिएट होगा तो क्या होगा? आपकी जेब में पैसा आएगा तो आप डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग करेंगे। ये डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग क्या होता है भाई? एक तो बेसिक नीड के हो गए, रोटी कपड़ा मकान वाले, और दूसरे हो गए लग्जरी आइटम्स के हो गए, आप मनोरंजन के आइटम्स के हो गए। तो ये सब जब स्पेंडिंग बढ़ेगी और एक इकोनॉमी में एक व्यक्ति का खर्चा दूसरे व्यक्ति की आमदनी होती है, सो ये पूरा साइकिल जब एक पूरा टर्न आउट लेता है और हमारे इंडिया के स्ट्रक्चर को जब आप डेमोग्राफी को देखते हैं तो मोर देन 50% ऑफ द इकोनॉमी वर्क फोर्स इज अंडर 30। तो ये इतना बड़ा जो यंग फोर्स है और जो आने वाले में वक्त में जो रेल नेटवर्क हो या रोड का नेटवर्क हो, जो इसके सशक्तिकरण हो रही है आने वाले वक्त में, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो हमारा मिसिंग था। अब देखिए 1947 में चाइना और इंडिया की पर कैपिटा इनकम लगभग बराबर ही थी। चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग का सहारा लिया और कहां से कहां पहुंच गया, और हमने भी अच्छा काम किया। हमने सॉफ्टवेयर में अच्छा काम किया, फार्मा में अच्छा काम किया हमने, मगर मैन्युफैक्चरिंग हमारा मिसिंग रहा। सो अब अगर चाहे वो आत्मनिर्भर स्कीम हो, चाहे वो PLI स्कीम हो, चाहे ये गवर्नमेंट बजट का जो इंडिकेशन है, ये सब अगर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देता है तो बाकी सारी सेक्टर्स इसमें इंटरलिंक्ड हैं। तो आने वाला भविष्य बढ़िया होगा। ये आशा से बेहतर बजट है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो ये आज के हमारी जो डिस्कशन थी, वैसे तो बहुत सारे प्रोग्राम पर बजट की चर्चा हो रही है, लेकिन
इस प्रोग्राम में हमारा मकसद ये था कि हम आसान भाषा में बजट के ऊपर चर्चा कर सकें और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हमारी ऑडियंस है फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर, उनके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको हम हाईलाइट कर सकें। उसमें क्या चीजें हैं, क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, और उसमें से जो अजम्पशन हम डर का निकाल रहे हैं और बहुत खुशी का निकाल रहे हैं, उसको सही तरीके से हम प्लेस कर सकें। और साठे जी आपने बहुत ही सुंदर तरीके से, कुमार गौरव जी आपने बहुत ही सुंदर तरीके से, पांडे जी आपने बहुत ही सुंदर तरीके से जो हमारा एक्सपेक्टेशन था इस टॉक से, वो बहुत ही सुंदर तरीके से निकल के आया। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।